हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी है बुढ़ा। आज सास की उम्र वाली औरतें अपने को बिना कारण व्यस्त दिखाने में लगी थी। बिना पूछे हर अवसर पर अपनी राय देते रहना भी तो एक अच्छा काम माना जाता है। चलो चलो गाना बजाना करो, ढोलक कहाँ है और हारमोनियम कल वापस भी तो करना है। सास का ताज पहने गुलाबों ने शोर से ऊपर अपनी आवाज को उठाकर सबको निमंत्रण दिया। स्वर में उत्साह था। हाँ हाँ चलो, भाभी से गाना गवाएंगे और उनका नाच भी देखेंगे। अंशिका ने शरारत से भाभी का कंधा पकड़ा। सुहानी लजा कर अपने अंदर सिमट गई। तुरंत ही लड़कियों व कुछ दूसरी औरतों ने सुहाने के चारों ओर घेर डाला। बड़ी उम्र की महिलाओं ने पीछे सोफे या कुर्सियों पर बैठना पसंद किया। युवकों को इस मजलिस से बाहर हो जाने का आदेश मिला, पर वे किसी न किसी तरह घुसपैठ कर रहे थे। शादी के इस शरारती माहौल में यह सब जायज था। अब रह गए घर के कुछ बुढ़े, जिन्हें बाहर पंडाल में बैठने को कहा गया। दरअसल हर घर में वृद्धों को व्यर्थ सामान का सम्मान मिलता है। वे मनोरंजन का साधन तो होते हैं, लेकिन मनोरंजन में शामिल नहीं किए जाते हैं। गाना बजाना शुरू हो गया। कुछ लड़कियों को नाचने के लिए भी ललकारा गया। हंसी मजाक के फव्वारे छूटने लगे। छोटी छोटी बातों पर हंसी छूट रही थी। सबको बहुत मजा आ रहा था। पंडाल में केवल 4-5 वृद्ध बैठे थे। आपस में अपनी अपनी जवानी के दिनों का बखान कर रहे थे। जब अपनी पत्नियों का जिक्र करते तो खुसुर फुसुर करके बोलते थे। हाँ, बातें करते समय भी उनका एक कान अंदर क्या चल रहा है, कौन गा रहा है या कौन नाच रहा होगा, सुनने को चौकस रहता। क्या जीजा जी, शिवप्रसाद ने मुंह के दांत ठीक बिठाते हुए कहा। आपका घर है, रौनक आपके कारण है, लेकिन आपको सड़े आम की तरह बाहर फेंक दिया गया है। चलिए अंदर हमला करते हैं। साले साहब, यह सब तुम्हारी बहन की वजह से है। तुम तो उसे मेरी शादी से भी पहले से जानते हो। वैसे तुम क्यों नहीं पहल करते, दरवाजा खुला है। मनमोहन ने साले को चुनौती दी। 2-4 बातें सुनवानी है क्या? अपनी बहन से तो निपट लूंगा, लेकिन अपनी पत्नी से कैसे पार पाऊंगा? मुंह नोच लेती है। शिवप्रसाद ने मुंह लटका कर कहा। यार, हम दोनों एक ही कश्ती पर सवार हैं। मनमोहन ने मुस्कुरा कर कहा। याद है, तुम्हारी शादी में तो मुजरा भी हुआ था। बंदोबस्त क्यों नहीं करते? क्यों जले पर नमक छिड़कते हो जीजा जी? शिवप्रसाद ने आह भर के फिर से दांत ठीक किए और कहा। मैं जा रहा हूँ सोने। पता नहीं आपने कचौड़ियों में क्या भरवाया था, अभी तक पेट नहीं संभला है। अपनी बहन गुलाबों से क्यों नहीं पूछते? मनमोहन ने प्रहार किया। हलवाई तो उसकी पसंद का मायके से आया है। शिवप्रसाद खीसे निपोर कर चल दिए। मनमोहन ने देखा, बाकी के दोनों वृद्ध मुंह खोलकर खर्राटे भर रहे थे। उन्हें सोता देखकर एक गहरी सांस ली और सोचने लगे, अब क्या करूं? मन नहीं माना तो खुले दरवाजे से अंदर झांकने लगे। पड़ोस की लड़की निर्मा फिल्मी गानों पर नाचने के लिए मशहूर थी। जहां भी जाती थी महफिल में जान आ जाती थी। निर्मा के साथ एक और लड़की सोनाली भी नाच रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। पास ही एक खाली कुर्सी पर मनमोहन जी बैठ गए। यहाँ क्या कर रहे हो? गुलाबों ने झाड़ लगाई। कुछ मान मर्यादा का भी ध्यान है? बहू क्या सोचेगी? मनमोहन ने झिड़क कर पूछा। तो जाऊं कहाँ? क्या अपने घर में भी आराम से नहीं बैठ सकता? क्या बेकार की बात करती हो? तभी शिवप्रसाद की पत्नी लाजवंती ने चुटकी लेकर कहा। जीजा जी, बाहर घूम आइए, यहाँ तो हम औरतों का राज है। कुछ औरतों को हंसी आ गई। मुंह लटका कर मनमोहन ने कहा। क्या करूं, साले साहब की तरह प्रशिक्षित नहीं हूं न। ठीक है, जाता हूं। लगता है कहीं घूम कर आना ही होगा। और मनमोहन अभी सोच ही रहे थे कि उनको अचानक अपने पुराने मित्र कैलाश का ध्यान आया। शादी का निमंत्रण उसे भेजा था, लेकिन किसी कारणवश नहीं आया था। कोरियर से 100 रुपए का चेक भेज दिया था। शिकायत तो करनी थी, तो यह समय ठीक ही था।
मनमोहन ने ऑटो रिक्शा में बैठना छोड़ दिया था, क्योंकि दिल्ली की सड़कों पर ऑटो बहुत उछलता है। हर झटके पर लगता है कि शरीर के किसी अंग की एक हड्डी और टूट गई। मजबूरन बस की सवारी करनी पड़ती थी। बस स्टॉप पर खड़े होकर बस की प्रतीक्षा करने लगे, जो कैलाश के घर के पास ही रुकती थी। बस आई तो पूरी भरी हुई थी। बड़े मुश्किल से अंदर घुसे। आगे पीछे से धक्के लग रहे थे। अपने को संभालने के लिए उन्होंने एक सीट को पकड़ लिया। दुर्भाग्य से उस सीट पर एक अधेड़ महिला बैठी हुई थी। उसके सिर पर कटोरी नुमा एक ऊंचा जूड़ा था। बस के हिलने पर मनमोहन का हाथ उसके जूड़े से लग जाता था। बहुत कोशिश कर रहे थे कि ऐसा न हो, लेकिन ऐसा न चाहते हुए भी हो रहा था। अंत में झल्लाकर उस महिला ने कहा, भाई साहब जरा ठीक से खड़े रहिए ना। ठीक तो खड़ा हूं, मनमोहन बड़बड़ाए। क्या ठीक खड़े हैं, बार बार हाथ मार रहे हैं। उम्र का लिहाज कीजिए, शर्म नहीं आती आपको? महिला ने एक सांस में कह डाला। क्या हो गया? आगे पीछे बैठे लोगों की उत्सुकता जागी। कुछ नहीं, इनसे ठीक से खड़े होने को कह रही हूं, महिला ने रौब से कहा। और मर्दों को हंसी आ गई। महिला के पास बैठी युवती ने कहा, जाने दीजिए आंटी, क्यों मुंह लगती हैं? सारे मर्द एक से होते हैं। महिला मुंह बनाकर चुप हो गई। अगले स्टॉप पर बहुत से लोग उतर गए। खाली सीटों पर खड़े हुए यात्री झपट्टा मारकर बैठ गए। मनमोहन को कोई अवसर नहीं मिला। मन ही मन सोच रहे थे कि उनके बुढ़ापे पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। कहाँ गई भारतीय शिष्टता, संस्कृति और संस्कार? लाचार और विवश खड़े रहे। टांगे जवाब दे रही थी। यह स्टॉप शायद किसी कॉलेज के पास का था। धड़ाधड़ करके 10-15 लड़कियां अंदर घुस आईं। उनके हंसने और किलकारी मारने से लग रहा था कि 100-200 चिड़ियां एक साथ चहचहा रही हों। और मनमोहन लड़कियों के बीच घिर गए। बस एक झटके के साथ चल पड़ी। खड़े लोगों में कोई आगे गिरा तो कोई पीछे, लेकिन अधिकतर संभल गए। मनमोहन ने गिरने से बचने के लिए आगे कुछ भी पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो एक लड़की का कंधा हाथ में आ गया। अंकल, ये क्या कर रहे हैं? लड़की ने तीखे स्वर में कहा। माफ करना बेटी, मैं गिर गया था, मनमोहन ने खेद प्रकट किया। आप जैसे बूढ़ों लोगों को मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ, लड़की ने क्रोध से कहा। मुंह से बेटी बेटी कहते हैं, पर मन में कुछ और होता है। रोज आप जैसे लोगों से पाला पड़ता है। मेहरबानी करके दूर खड़े रहिए। क्या हुआ हेमा, क्यों झगड़ रही है? दूसरी लड़की ने पूछा। कुछ नहीं, अंकल जी धक्का दे रहे थे, मैं जरा इन्हें सबक सिखा रही थी, हेमा ने तेज से कहा। लगता है अंकल जी के घर में बेटियां नहीं हैं, तीसरी लड़की ने अपना योगदान दिया। पीछे से एक और लड़की ने फुसफुसा कर कहा, बुढ़ा बड़ा रंगीन मिजाज का लगता है। इस पर सारी लड़कियां फुलझड़ियों की तरह खिलखिलाकर हंस दीं। मनमोहन जी शर्म से पानी पानी हो गए। उन्होंने मन ही मन प्रण किया कि अब कभी बस में नहीं बैठेंगे। मनमोहन की असहाय स्थिति को देखते हुए एक वृद्ध महिला ने कहा, भाई साहब आप यहाँ बैठ जाइए, मैं अगले स्टॉप पर उतर जाऊंगी। अंकल जी को आंटी जी मिल गईं, किसी लड़की ने धीरे से हंसते हुए कहा। एक और हंसी का फव्वारा, नहीं नहीं आप बैठी रहिए, मैं भी उतरने ही वाला हूँ, मनमोहन ने झूठ कहा। लड़कियों ने फिर मजाक उड़ाया। वृद्धा ने क्रोध से लड़कियों को देखा और कहा, क्या तुम्हारे माँ बाप ने यही शिक्षा दी है कि बड़ों का अनादर करो? अरे कुछ शर्म करो। अचानक बस में शांति छा गई। अगले स्टॉप पर वृद्धा उतर गई और मनमोहन ने बैठकर गहरी सांस ली। बस अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रही थी। बस धीरे धीरे खाली होती जा रही थी। जैसे ही बस रुकी, किसी ने मनमोहन के कंधे को छुआ और कहा, सॉरी अंकल। मनमोहन ने नजर उठाकर देखा तो वही लड़की थी जो उनसे झगड़ रही थी। चिढ़ मुस्कान से कहा, कोई बात नहीं बेटी।
लड़की जल्दी से उतर कर चली गई। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। धीरे धीरे चलते हुए मनमोहन जब कैलाश के घर तक पहुंचे तो अपने दोस्त को बाहर टहलते हुए पाया। अपने पुराने अंदाज से हंसी का ठहाका लगाते हुए दोनों गले मिले। क्या बात है, विनीता ने घर से बाहर निकाल दिया? मनमोहन ने छेड़ते हुए पूछा। यही समझो यार, संगीता ससुराल से आई है, सो विनीता ने कीर्तन मंडली बुला ली है। अंदर औरतों का कीर्तन चल रहा है और मुझे अंदर बैठने की आज्ञा नहीं है। कैलाश ने सिर हिलाते हुए कहा। अपने ही घर में अब्दुल्ला बेगाना? मनमोहन ने हंसते हुए कहा। तो यह बात है। यह तो नहीं पूछूंगा कि क्यों आए हो, लेकिन फिर भी शंका समाधान तो करना ही पड़ेगा। कैलाश ने मनमोहन के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। यार, मेरी हालत भी कुछ तुम्हारे जैसे ही है। सब लोग नाच और गा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। मेरा भी मन किया कि जवानों के साथ बैठकर तबीयत बहला लूं, लेकिन उनकी दुनिया में बुढ़ों के लिए कोई जगह नहीं है। मनमोहन ने ठंडी सांस छोड़ी। बस घर से बाहर कर दिया। मनमोहन ने अपने मित्र को बस में उनके साथ जो कुछ हुआ नहीं बताया, क्योंकि उन्हें बुढ़ापे पर तरस आ रहा था। थोड़ी देर गप्पे मारकर उन्होंने घर का रास्ता नाप लिया। मन हल्का हो गया था। बस यहीं से चलती थी, सो बैठने की जगह मिल गई और वह अब की बार बिना हादसे के घर पहुंच गए। उन्हें देखते ही बहुत लोगों ने घेर लिया, मानो एक बिछड़ा हुआ आदमी बहुत दिनों बाद मिला था। बाबा का देखो कितने खुश हैं, जरूर कैलाश अंकल से मिलकर आए होंगे, मधु ने छेड़ा। यहाँ से जाते समय कितने बूढ़े लग रहे थे, अब देखो एकदम जवान लग रहे हैं। बबलू ने पूछा। ये कैलाश अंकल आपको कौन सी घुट्टी पिलाते हैं? यह सुनकर मनमोहन हंस दिए। कम से कम एक आदमी तो है जो बूढ़े का बुढ़ापा भुला देता है। तुम लोग तो हमेशा मुझसे दूर रहने की कोशिश करते हो और हमेशा मेरी उम्र मुझे याद दिलाते रहते हो। ठीक तो है, आदमी की उम्र उतनी ही होती है जितनी कि वह महसूस करता है। चलो, गर्मा गर्म कचौड़ियाँ और ठंडी रसमलाई आपका इंतजार कर रही हैं, शिवप्रसाद ने कहा और मनमोहन का हाथ पकड़ लिया। हमें हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए, न कि अनादर करना चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं।